दिस इज़ माई टॉप 5 एंड उम्मीद है आपको बहुत फ़ायदा होगा इन किताबों से। अस्सलाम वालेकुम। कामरान ने मुझे मैसेज किया कि एक वीडियो बनाओ टॉप 5 बुक्स फ्रॉम 2025। ओके, सो दिस इज़ माई लिस्ट। शुरू हम करेंगे शरिया बाय वाइल बी हल्लाक। ओके, वाइल हल्लाक प्रॉबली जो वेस्टर्न सीन पे सबसे ज़्यादा इम्पैक्टफुल रीसेंट टाइम्स और कंटेम्प्रेरी टाइम्स में लाइक टुडे प्रॉबली वन ऑफ द मोस्ट इम्पैक्टफुल राइटर्स पॉलिटिकल थ्योरी में, इस्लामिक पॉलिटिकल थ्योरी के ऊपर। राइट, ही इज़ ऑलवेज प्रेजेंट जहाँ भी कोई डिस्कशन होती है, वेदर इम्प्लिसिटली और एक्सप्लिसिटली, उसके आइडियाज़ हमेशा एक इम्पैक्ट होता है। तो शरिया में सो हिज मोर फेमस बुक इज़ द इम्पॉसिबल स्टेट, लेकिन वो मैंने चूज़ इसलिए नहीं की कि नंबर 1 वो मैंने पहले ही पढ़ी थी। बट नंबर 2 इम्पॉसिबल स्टेट, अगर तुम्हें इस्लामिक नॉलेज पहले से बहुत नहीं है तो तुम्हें खास समझ नहीं आएगा कि आर्ग्यूमेंट क्या है और उसके दलाइल क्या है, क्योंकि इम्पॉसिबल स्टेट इज़ मच मोर स्मॉलर, सो यू सी सो मच सच अ स्मॉलर पिक्चर। शरिया गिव्स यू द लार्जर पिक्चर। शरिया में पहली बात एक अमालगमेशन है उसके पुरानी किताबों की, जिसमें उसने एक तारीख बताई है कि फ़िक किस तरह बनती है। एंड आई थिंक शरिया इज़ प्रॉब्ली द मोस्ट इम्प्रूव्ड वर्जन, क्योंकि ज़्यादा बाद में लिखी गई है, सो इट्स it avoids a lot of orientalist tropes जो बाकी किताबों में मौजूद हैं। But the good thing about Sharia is that there's so much content. For example, पोस्ट colonial Muslim states में फ़िक के साथ जो खिलवाड़ किया जाता है, I'm talking about पाकिस्तान, इराक, कुवैत, इजिप्ट, तुनीसिया, एनी प्लेस, राइट। तो वहाँ पे जो खिलवाड़ किया जाता है, उसकी जो सबसे बेहतरीन एग्जांपल वो देता है, इट्स इन द इस्लामिक फैमिली लॉ। इस्लामिक फैमिली लॉ इज़ प्रॉबली द मोस्ट प्रोटेक्टेड थिंग फ्रॉम फ़िक जो आजकल के वक्त में मौजूद हैं रियासती लेवल पे। ओके, लेकिन उसके बावजूद हालात की आर्गूमेंट ये है कि फैमिली लॉ, इस्लामिक फैमिली लॉ जो आज हमें मिलता है तुनीसिया में, इजिप्ट में, पाकिस्तान में, इट्स अ कम्प्लीटली डिफरेंट बीस्ट देन जो हुआ करती थी प्री मॉडर्न एरा में। ओके, पहली बात तो वो जाता है जिस तरह वो बनाई गई है, राइट। सो ही आउटलाइन 6 डिफरेंट डिवाइसेस जो यूज़ की गई थी कि इस्लामिक फैमिली लॉ को इस तरह बनाए कि वो स्टेट के काम आ जाए, ना कि वो कोई फ़ायदेमंद फ़िकी चीज़ हो। ओके, इसमें मैं सिर्फ एक ही एग्जांपल दूंगा बल्कि दो। तख़य्युर और तल्फ़ीक। अब तख़य्युर और तल्फ़ीक क्या है? तो जैसे गवर्नमेंट को एक लॉ बनाना है इस्लामिक फैमिली लॉ की किसी भी चीज़ के बारे में, महर के बारे में, वली के बारे में, कुछ भी, राइट। सो इंस्टेड ऑफ सेइंग ओके हम पाकिस्तान में हैं, पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा लोग हनफी है, तो वी शुड गो विद इमाम हनीफा और वी शुड गो विद हनफी पोजीशंस जो राइज है यहाँ पे लोग पहले ही फॉलो करते आ रहे हैं, जो जिन पे फतवा दिया जाता है। ओके, नो, व्हाट वुड दे डू? तख़य्युर और तल्फ़ीक, विच इज़ जो भी मज़ाहिब मौजूद हैं, राइट, दिस इंक्लूड्स द शिया मज़ाहिब, द फोर मज़ाहिब और ज़ैदी मज़हब, और उसके अलावा बाकी भी मज़ाहिब जो अभी मौजूद नहीं है, फॉर एग्ज़ाम्पल तबरी का मज़हब वगैरह। ओके, कोई भी फतवा हो, किसी भी आलिम से हो, तारीख़ में हो, आज हो, कोई भी हो, अगर हमें पसंद आता है, सिंस इट्स फ्रॉम एन आलिम, वील जस्ट यूज़ इट। ओके, सो दिस इज़ योर तख़य्युर। अब तल्फ़ीक क्या है कि भाई सिर्फ ये नहीं कि एक बंदे से चूज़ करना है, वील मिक्स एंड मैच। ओके, सो लेट्स से मैंने एक फतवा जारी करना है और उसमें मैंने 3 चीज़ों को देखना है, लाइक दिस इज़ लाइक अ फतवा एंड देन देयर इज़ लाइक सब फतवास इन द फतवा, राइट। ओके, ये चीज़ हनफियों से उठाओ, ये चीज़ मालिकियों से उठाओ, ये चीज़ यू नो शियाओं से उठाओ, जाफरियों से उठाओ, राइट। सो it's a complete game with the fiqh, right? This is just one thing. Towards the end, he goes into different writers about fiqh, जो modern times में आए हैं, and it's a very interesting book. Okay, so this was number 1. दूसरी किताब जो I would very much recommend is Political Theology by Carl Schmitt. तकरीबन 104 साल पहले लिखी गई किताब है. It's a very interesting book. So Carl Schmitt, he was a Nazi theoretician, even though I would say he was a theoretician who was a Nazi, not a Nazi theoretician. There's a difference, but anyway, Carl Schmitt की किताब बहुत ज़बरदस्त है, and I think वो लोग जो political philosophy में interested हैं, उनके लिए it's like a must read. उसकी वजह ये है कि Schmitt, one of the things is like, for example, European thought में जो sovereignty का concept चला आ रहा होता है, okay? Schmitt is really the most mature version of that, or at least one of the more interesting versions of sovereignty को डिफाइन कैसे करना है, उसको समझना कैसे है। उसी तरह श्मिट का एक आइडिया है कि जो पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट्स हैं वो असल में थियोलॉजिकल कॉन्सेप्ट्स हैं जो चेंज होकर पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट्स बन गए। तो फॉर एग्जांपल द मदरली नेचर ऑफ द स्टेट
कि हम रियासत से ये तवक्को भी करते हैं और रियासत ये प्रोजेक्ट भी करती है कि रियासत इट्स द मदर लैंड, इट्स द फादर लैंड, ये तुम्हारी एक माँ की तरह ममता रखने वाली, तुम्हारा ख्याल रखने वाली, वो उस तरह की एक चीज़ है, राइट। इवन दो दिस इज़ अ वेरी वियर्ड कॉन्सेप्ट टू हैव, राइट। अगर इसके हम मिसाल ले पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में, तो रिसेंटली जो डिबेट हुई कि 18 साल शादी को 18 साल कर लेते हैं, राइट। उसमें जो इम्प्लिसिट चीज़, वन ऑफ द थिंग्स वाज, ओ माँ बाप जुल्म करते हैं बेटियों पे, राइट। एंड देन द आइडिया इज़ कि बेसिकली माँ बाप अपने बच्चों के हुकूक नहीं संभालते हैं, तो स्टेट आएगी जो माँ बाप से ज़्यादा रहमदिल और ज़्यादा बेहतरीन है, राइट, और वो इसकी हिफाजत करेगी, विच इज़ इन मेनी वेज अ वेरी ridiculous idea. It's a very interesting idea. It's a very ridiculous idea, right? Because, कोई भी, अपने माँ बाप, like, in general terms, you would never think of, कि ओह मेरी रियासत बेहतर है, मेरे माँ बाप से मेरे से ज़्यादा मोहब्बत करती है या मेरा ज़्यादा ख्याल रखती है. But this is how the new age is and the new political discourse is, right? So it's a very interesting book, Political Theology by Carl Schmitt. जो तीसरी किताब है, it is आज़ादी हिंद by मौलाना मौदूदी रहमहुल्लाह. अब मौलाना मौदूदी की यह किताब मैंने क्यों चूज़ की, even though I read basically all of his books again, not all of his book, he has like 1 billion books, but तकरीबन मैंने 1 डज़न किताबें पढ़ी उनकी इस ब्रेक में, समर ब्रेक में. तो मैंने ये किताब इसलिए चूज़ की, even though it's not the best of his work, because ये इतने क्रिटिसिज्म्स को आंसर कर देती है. इसमें हमने एक वीडियो भी बनाई है, बट इट आंसर सो मेनी क्रिटिसिज्म जो मौदूदी के ख़िलाफ़ बहुत कॉमनली किए जाते हैं. फॉर एग्जांपल कि वो एक रियलिस्ट नहीं था, ही वाज अ वेरी आइडियलिस्टिक पर्सन, एंड उसकी कोई मतलब देयर वाज नो रियलिज्म इन हिम, राइट. बट इफ़ यू लुक एट द थिंग्स ही डिड व्हेन इंडियन सेपरेशन वाज बीइंग डिस्कस्ड इन द होल थ्योरी, उसने एक बहुत ही मतलब रियलिस्टिक ऑप्शंस दी थी, राइट. ही वाज वेरी रियलिस्टिक अबाउट इट. इवन सेपरेशन के बारे में ही वाज प्रॉब्ली वन ऑफ द मोस्ट रियलिस्टिक पर्सन्स, बिकॉज उसने कहा अगर करना ही है, पॉपुलेशन ट्रांसफ़र करना ही है, तो बहुत ब्लडी होगा, बहुत नुकसान होगा. हिज व्हाट वी शुड डू, 25 साल का प्लान बनाओ, बरतानिया उसको इम्पोज करे, क्योंकि बरतानिया ने ही नुकसान किया हुआ है, सब नुकसान बरतानिया का है. तो उनको इतना ईजीली नहीं लेट्स नॉट गिव देम एन ईजी कार्ड, राइट, अ फ्री कार्ड, ओ लेट्स गेट आउट, ओके, एंड हम एक दूसरे को मारते रह जाए. तो ही वॉज वेरी रियलिस्टिक, आई थिंक, एंड ही वॉज वेरी मच trying to find good solutions to his work. So you see that side of Maududi. जो दूसरी बेहतरीन चीज़ है वो है for पाकिस्तानी रीडर्स स्पेशली, कि जो सिंपलिस्टिक आर्गूमेंट है कि ओह वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ था या ओह वो पाकिस्तान के हक़ में था, यू फाइंड आउट कि वो बहुत ज़्यादा, इससे ज़्यादा नुआंस था. वो बहुत ज़्यादा अमीक निगाह से देख रहा था सारे मामले को, बहुत अच्छे से देख रहा था कि क्या हो रहे थे. वो कोई बच्चा नहीं था, वो ना पाकिस्तान के ख़िलाफ़ था, ना पाकिस्तान के बनाने के हक़ में था. उसकी जो वो अपने आइडियालॉजी के साथ क्वाइट कंसिस्टेंट था इस मामले में, राइट. तो मौलाना मौदूदी, आज़ादी हिंद, बहुत ज़बरदस्त किताब है. इट्स 2 वॉल्यूम्स, वेरी गुड. उसके अलावा आती है हमारे पास 4th बुक, विच इज़ Zionism by Arthur Hertzberg, okay? Zionist Thought, okay? या शायद मैं किताब का नाम गलत बोल रहा हूँ, स्क्रीन पे दिखा देंगे, बट इट्स बेसिकली बाय आर्थर हर्ट्ज़बर्ग. इट्स अ रीडर, इट्स नॉट अ बुक, राइट. सो इट्स अ रीडर, आई उसने बहुत से जो पॉलिटिकल थिंकर्स है, जो थिंकर्स है ज़ायनिस्ट थॉट के, वो ज़ायनिस्ट थिंकिंग, वो जो सारे थिंकर्स हैं उनको मिला के उसने मुख्तलिफ लोगों से एक्सर्प्ट्स लिए हुए हैं, इंट्रोडक्शंस जमा की हुई है. The reason why it's a good book is if you just want to read one book to understand Zionist thinking quite a bit and quite broadly, this would be your book to go, right? बहुत अच्छा काम है, introductions काफ़ी अच्छी है, उसने explain काफ़ी अच्छे किया हुआ है, and he does a lot of work for you. उसने सारे thinkers को पहले से ही जमा किया हुआ है, तो you just have to go and read them. So for example, let's say you read जाबोतिन्स्की, और तुम फिर चाहते हो कि मैं जाबोतिन्स्की को ज़्यादा डिटेल में पढ़ना चाहता हूँ, just go and read his work, right? Because now you have an introduction to Jabotinsky. So it's a very important book, it's a very useful book. और मेरे ख्याल में one of my favorite ahadith is रसूलुल्लाह कमा क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तुम लोग उसी राह पे चलोगे जिस पे बाकी कौमें चली, और बाकी कौमों से मतलब यहूद नसारा, राइट. यहाँ तक कि अगर वो किसी गार में जाते हैं, किसी उसका नाम है, मुझे वो नाम भूल गया, बट इट्स लाइक अ लिजर्ड, उसके पीछे भी जाते हैं ना, तो वो तुम वहाँ पे भी चले जाओगे,
राइट। यहाँ यानी तुम कदम ब कदम उनके पीछे चलोगे, तुम वही गलतियाँ करोगे जो उन्होंने की। तो when I read this, I read it with like okay, ये एक कौम है जो हमसे आगे जा रही है और जो गलतियाँ भी कर रही है और अच्छे फैसले भी कर रही है। What can we learn from them, right? So it's a very eye-opening and useful book, and I think it has some really great thinkers inside of it जो genuinely useful हैं, and some of them you should just know them because you want to refute them. If you want to argue against them, you need to know who they are. Okay, so it's a very interesting book. उसके अलावा जो आखिरी किताब है, one of my favorite books, it's Democracy in America by Tocqueville. Okay, so de Tocqueville एक फ्रेंच बंदा था, अमेरिका में आता है, विजिट करता है 1830s में, and he writes a book. Okay, it's probably even to this date maybe the best commentary on America. Right, it's such a good book, it's such a classic, it's such an amazing book. And ये किताब सिर्फ अमेरिका के बारे में नहीं है, it's more about the project of America. So it is very much applicable to almost everywhere in the world, right? because पूरा project, and America is such an important player in the world scene now कि अमेरिका को समझना is very important, right? So Tocqueville ने कुछ उसमें उसने philosophize किया हुआ है उस किताब में काफ़ी ज़्यादा, and it's very interesting to read. So for example, जिस वक्त टॉकोविल लिख रहा है, टॉकोविल कहता है कि जो सबसे यूजलेस इदारा है अमेरिका में वो एग्जीक्यूटिव ब्रांच है, राइट? सो यू हैव द 3 ब्रांच, लेजिस्लेटिव, जुडिशियल एंड एग्जीक्यूटिव। जो एग्जीक्यूटिव ब्रांच है यानी प्रेसिडेंट का ब्रांच, वो सबसे कमज़ोर है। उसकी वजह क्या है? क्योंकि अकॉर्डिंग टू टॉकोविल जो प्रेसिडेंट ब्रांच की इंपॉर्टेंस है ना, वो किस चीज़ से कोरिलेटेड है? अमेरिका के फॉरेन पॉलिसी के साथ। जितनी फॉरेन पॉलिसी ज़्यादा अहम होगी, प्रेसिडेंट का ओहदा भी ज़्यादा अहम होता चला जाएगा। ओके, उस वक्त जब वो लिख रहा था, अमेरिका के फॉरेन पॉलिसी रिलेशन कुछ खास थे नहीं, पुराने दुनिया के साथ कुछ खास रिलेशनशिप्स थे नहीं, क्योंकि वो बहुत दूर है, इट्स नॉट वेरी इंपॉर्टेंट। और जो यहाँ की दुनिया है वाज नॉट अ बिग डील, लाइक देयर इज नॉट अ लॉट ऑफ थिंग्स टू डील विद, यू नो। लेकिन जैसे ही वक्त गुजरता जाता है एंड यू कम टू 20th century, राइट, स्पेशली आफ्टर वर्ल्ड वॉर 2, अमेरिका की जो फॉरेन पॉलिसी इंपॉर्टेंस है वो इतनी बढ़ जाती है, एंड यू सी अ डायरेक्ट कोरिलेशन with the president power. सदर की ताकत उस तरह ही बढ़ती है जिस तरह खारजा पॉलिसी की ताकत और अहमियत से बढ़ती है. So, you know, and this is just one example. You see his discussions on the church, on the popular sovereignty, on democracy, on aristocracy. It is one of the most amazing books. And Tocqueville की बेहतरीन बात यह है कि वो मतलब एक आजिज़ बंदे की तरह लिखता है. I don't know how to explain it, but it's a very interesting way to like. So this is my top 5, and उम्मीद है आपको बहुत फ़ायदा होगा इन किताबों से. इन किताबों को पढ़ के आपने अगर इनमें से कोई पढ़ी हुई है पहले ही, तो प्लीज़ comment down, let me know what you think, and let me know if I got anything wrong. As always, like, subscribe and support the channel. हम एक छोटा चैनल है, हम बहुत कोशिश कर रहे हैं कि आगे बढ़े, and 2026 might be the year. You know, we want to reach more people, do more work. And if you have any ideas that you want us to cover, comment down.